हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है? यस मैम। आपने वो कल वाली रिकॉर्डिंग देखी? कल वाली रिकॉर्डिंग देखी, उसमें क्लियर है? हेलो, चेक किया था कि नहीं चेक किया था? यूट्यूब में डाली थी। यस मैम। यूट्यूब में डाली थी। वो पेज बड़ा अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बता नहीं रहे। हेलो हेलो, भाई पेज बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं ये पूछ रही हूँ। हेलो, या चेक नहीं किया आपने? ये बता दो नहीं देखा। हेलो, आप बता दो नहीं देखा तो ये कह दो ना देखा नहीं। हम देख लिया। देख लिया? कैसे दिख रहा है पेज? हम ठीक लग। पूरा दिखता है जो लिखा हुआ है? यस मैम। अच्छा, अब ये जो हमने चैप्टर कर रहे थे, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इस थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आपको मैंने बताया था कि इसमें हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सेकंड मैंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। ये दो चीजें मैंने बताई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग दिया हुआ है। ये जो किताब में आपको मॉडर्न थ्योरी दी है ना, मेरे पास इसी ऑथर का एक बहुत पुराना एडिशन है, वो कॉलेज में रखा हुआ है। उसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको उस किताब से करवाऊंगी, इसलिए मैं इसको अभी ड्रॉप कर रही हूँ, अभी नहीं। इसलिए मैं आज नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। मॉडर्न थ्योरी बहुत ही सिंपल वे में, सेम ऑथर की किताब है लेकिन बहुत पुराना एडिशन है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको लर्न आसानी से हो जाए। किताब में ये जो दिया है इसमें ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है डायग्राम बनाकर, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। अभी इसको मैं अब 15 तारीख के बाद क्या पोजीशन है हमें पता चलेगा, कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या पोजीशन है, तो मैं तब आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं अब नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, और ये जो नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, और ये आपका चैप्टर नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफी रिजेंबल करते हैं। जैसे आपने फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा। इसमें वेज के चैप्टर में भी आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपने इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में फैक्टर प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होती है, इसमें भी आप पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे डिटरमिन होती है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वेज कैसे डिटरमिन होता है, मोनोपोली की सिचुएशन में वेज कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। इसमें भी पढ़ेंगे, यानी कि ये चैप्टर ना काफी रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर में से इन जनरली एक क्वेश्चन होता है, या तो फैक्टर प्राइसिंग में से मिलेगा या वेजेस के चैप्टर में मिलेगा। तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, ठीक है, यानी कि मजदूरी की दर का निर्धारण। अब वेजेस का मतलब क्या है, मजदूरी की दर का निर्धारण, यानी कि वेजेस का मतलब क्या है, वेजेस का क्या मतलब लिया जाता है इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में
हाँ जी, इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब क्या लिया जाता है? इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली वर्क करता है या मेंटली वर्क करता है, मानसिक रूप से काम करता है या शारीरिक रूप से काम करता है, तो मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने पर उसको जो भुगतान किया जाता है, उसको जो पेमेंट की जाती है, वो वेजेस है। यहाँ वेजेस का मतलब ये नहीं है कि जो मजदूरों को पेमेंट की जा रही है वो वेजेस है। वेजेस का मतलब कोई भी व्यक्ति, केवल मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी को हम वेजेस नहीं कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहा है, चाहे वो मेंटल वर्क कर रहा है, जैसे डॉक्टर्स हैं मेंटल वर्क करते हैं, टीचर्स हैं मेंटल वर्क करते हैं, ठीक है, किसान है वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो कोई मेंटल वर्क, ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते। फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, मेंटल वर्क नहीं करते हैं। ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में वेजेस का क्या मतलब लिया जाता है? इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब लिया जाता है, क्या मतलब लिया जाता है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि मेंटल वर्क कर रहा है या फिजिकल वर्क कर रहा है, उसको मेंटल और फिजिकल वर्क के लिए जो भी पेमेंट की जा रही है वो वेजेस कहलाती है। यानी कि वेजेस मींस पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय फॉर हिज मेंटल एंड फिजिकल वर्क। मेंटल और फिजिकल वर्क के लिए जो भी पेमेंट की जाती है वो वेजेस कहलाती है, ठीक है। दोनों को ही वेजेस कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजेस। ये वेजेस कितने प्रकार की होती है? जो वेजेस है ये वेजेस है ये दो प्रकार की वेजेस होती है। दो प्रकार की वेजेस कौन कौन सी होती है? वेजेस दो प्रकार की है, कौन कौन सी दो तरह की वेजेस होती है? हाँ जी, कौन दो तरह की वेजेस, कौन कौन सी तरह की वेजेस होती है? एक वेजेस कहलाती है नॉर्मल वेजेस, ठीक है। एक वेजेस हमारी कहलाती है नॉर्मल वेजेस और दूसरी वेजेस जो हमारी कहलाती है वो क्या कहलाती है? रियल वेजेस। ये जो वेजेस है ये वेजेस दो तरह की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल वेजेस। ये नॉर्मल वेजेस जिसको हम कहते हैं नगद मजदूरी। नॉर्मल वेजेस क्या होती है? जब हम वेजेस की पेमेंट नकदी में, मुद्रा में कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, जब हम वेजेस की पेमेंट कैश में कर रहे हैं, नकदी में कर रहे हैं, उसको नॉर्मल वेजेस कहा जाता है, ठीक है। वेजेस की पेमेंट अगर हम कैश में कर रहे हैं तो वो क्या है? वो नॉर्मल वेजेस है। दूसरा वेजेस होती है रियल वेजेस, जिसको हम वास्तविक मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी क्या होती है? जब वर्कर को हम नकदी में यानी कि कैश में पेमेंट, जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उस कैश पेमेंट से वो कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, जितना हमने उसको वेजेस पे किए, नकदी दी है, उस कैश पेमेंट से वो मार्केट में कितनी वस्तुएं खरीद पा रहा है, ठीक है। तो उसको रियल वेजेस कहा जाता है। कितने यूनिट्स खरीद पा रहा है, कितने वस्तुएं खरीद पा रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो रियल वेजेस होती है इसको हम वस्तुओं में मापते हैं, इसको गुड्स में मेजर करते हैं कि जितना हमें सैलरी मिली है उस सैलरी से हम कितने यूनिट्स मार्केट में परचेज कर पा रहे हैं। मान लो हम सैलरी जितनी हमें अब मिली है उस सैलरी से हम पहले से भी ज्यादा यूनिट मार्केट में परचेज कर पाए। पहले तो जितनी हमारी सैलरी थी उससे केवल मान लो हम 100 यूनिट ही परचेज कर पाते थे, लेकिन अब जो हमारी सैलरी है तो उतनी की उतनी ही, लेकिन अब हम 120 यूनिट परचेज कर पा रहे हैं, यानी कि पहले से ज्यादा यूनिट परचेज कर पा रहे हैं। पहले से ज्यादा यूनिट क्यों परचेज कर पा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में प्राइस कम हो गई, ठीक है। जब प्राइस कम हो जाएगी तो हम पहले से ज्यादा यूनिट परचेज कर पाएंगे। नकदी कैश तो हमें उतना ही मिल रहा है, वेजेस हमें उतनी ही मिल रही है, नकदी उतना ही मिल रहा है, लेकिन मार्केट में प्राइस कम हो गया। मार्केट में प्राइस कम हो गया, अब उतने ही पैसे से हम ज्यादा वस्तुओं को खरीद पा रहे हैं। जब हम ज्यादा वस्तुओं को खरीद पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी जो रियल वेजेस है ना ये बढ़ गई। तो पॉइंट ये है कि जो रियल वेजेस होती है इसको वस्तुओं में मापा जाता है कि जो हमें सैलरी मिल रही है उससे हम कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। रियल वेजेस को हम वस्तुओं में मापते हैं, ठीक है। और जो नॉमिनल वेजेस होती है वो तो जो हमें नकदी मिल रही है वो हमारी नॉमिनल वेजेस होती है। जो हमें मुद्रा मिली है, जो हमें कैश मिला है वो हमारी नॉमिनल वेजेस होती है, नगद मजदूरी होती है।
और जो वास्तविक मजदूरी होती है, इस वास्तविक मजदूरी को हम गुड्स में मेजर करते हैं कि जितनी हमें सैलरी मिली है उस सैलरी से हम कितने गुड्स को, कितने यूनिट्स को मार्केट से परचेज कर पाए। अगर पहले से ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे हमारी रियल वेजेस बढ़ गई। अगर हम पहले से भी कम यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे हमारी रियल वेजेस कम हो गई। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे हमने जो पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस। नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है, रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस में क्या अंतर है। जो हमने मीनिंग पढ़ा, हमें मीनिंग से ही डिफरेंस पता चल रहा है। नगद मजदूरी में हमने मीनिंग पढ़ा था कि वो मजदूरी जो कि नगदी में, कैश में मिलती है, यानी कि मनी पेड इन कैश इज कॉल्ड नॉमिनल वेजेस। जो मनी हमें कैश में मिलती है, मनी पेड इन कैश या मनी रिसीव्ड इन कैश इज नॉमिनल वेजेस। जो कैश हमें मिल रहा है वो नॉमिनल वेजेस है। और रियल वेजेस क्या होती है, रियल वेजेस या वास्तविक मजदूरी जो होती है उसको हम गुड्स में मेजर करते हैं। हाउ मच क्वांटिटी या हाउ मच यूनिट्स that we are purchasing from the cash wages received, how many units we are purchasing from the cash we have received as a salary is called real wages. जितनी हमें नकदी मिली है उस नकदी से हम कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी रियल वेजेस। तो ये नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस में डिफरेंस का पॉइंट है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। दोनों हमने डिफरेंस पढ़ लिए, अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हाँ जी, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो नेक्स्ट जो हम डिफरेंस का पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, वो डिफरेंस का पॉइंट क्या ले सकते हैं कि जो रियल वेजेस है, आपको पता है कि जो रियल वेजेस है इसको हम किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ गुड्स। रियल वेजेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन कैश। जो हमारे पास कैश गिवन है उससे हम कितनी गुड्स परचेज कर पा रहे हैं वो रियल वेजेस है। यानी कि रियल वेजेस के लिए फार्मूला है मनी वेजेस, यानी कि जो हमें कैश रिसीव हो रहा है इसको प्राइस लेवल से डिटरमिन कर दो। वस्तु की क्या कीमत है मार्केट में, जब मनी वेजेस को हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट्स आ जाएगा कि उस पैसे से हम कितनी यूनिट परचेज कर पा रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, रियल वेजेस कहलाएगी। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग ही मेन बात है कि जो दोनों का मीनिंग है वो ये जो मीनिंग है ये मीनिंग ही क्या है, डिफरेंस का पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द रियल वेजेस, यानी कि वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व। फैक्टर डिटर्मिनिंग द रियल वेजेस, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, वास्तविक मजदूरी को, रियल वेजेस को बहुत सारे फैक्टर डिटरमिन करते हैं। इसमें पहला हमारा फैक्टर आता है मनी वेजेस, यानी कि नगद मजदूरी। रियल वेजेस को पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो मनी वेजेस, यानी कि हमें कितनी मुद्रा मिल रही है, कितना नकदी मिल रहा है, कितना कैश मिल रहा है। जितना ज्यादा हमें कैश मिलेगा उतनी वस्तुएं हम ज्यादा खरीद पाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना, जितना ज्यादा हमें कैश मिलेगा उतना ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, और ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे तो रियल वेजेस हमारी ज्यादा हो जाएंगी। जितना ज्यादा कैश होगा वस्तुएं उतनी ज्यादा खरीद पाएंगे तो रियल वेजेस भी हमारी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो पता क्या चला कि रियल वेजेस को मनी वेजेस इफेक्ट करती है, कितना कैश हमारे पास है, रियल वेजेस को मनी वेजेस इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्राइस लेवल, यानी कि कीमत का स्तर। प्राइस लेवल भी तो रियल वेजेस को इफेक्ट करता है। मान लो मार्केट में वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, वस्तु की कीमत ज्यादा हो गई तो हम पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, पहले से कम यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले से कम यूनिट परचेज कर पाएंगे तो रियल वेजेस हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि रियल वेजेस को तो हम यूनिट्स में मेजर करते हैं कि जितनी हमारी इनकम है उस इनकम से हम कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस लेवल मार्केट में ज्यादा है यानी कीमतें बढ़ गई तो इनकम, कैश इनकम जो हमारी है, कैश हमारी जो सैलरी है वो तो बढ़ी नहीं है, सैलरी हमारी नहीं बढ़ी है। मान लो सैलरी नहीं बढ़ी है लेकिन मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ गया तो हम पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, क्योंकि सैलरी तो बढ़ी नहीं, मार्केट में प्राइस बढ़ गया, पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे तो हम कहेंगे हमारी रियल वेजेस कम हो गई है।
अगर प्राइस लेवल कम हो जाता है, लेकिन हमारी जो सैलरी है, सैलरी तो उतनी की उतनी है, मार्केट में प्राइस कम हो गई है, प्राइस कम हो गई तो उस सैलरी से हम ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी रियल वेजेस है वो अब ज्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है सप्लीमेंट्री इनकम, यानी कि सहायक आय। सप्लीमेंट्री इनकम का मतलब है कि जब हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमें सैलरी तो मिल ही रही है, ठीक है, लेकिन सैलरी के अलावा किसी किसी जॉब में और भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। सैलरी तो मिल ही रही है, उसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे किसी जॉब में बोनस मिल रहा है, किसी जॉब में बोनस नहीं मिलता, हर जॉब में तो बोनस नहीं मिलता, किसी जॉब में बोनस मिलता है, कहीं पर बोनस नहीं भी मिलता। जहां पर बोनस मिल रहा है वहां पर व्यक्ति की जो रियल इनकम हो जाएगी वो जो रियल वेजेस या रियल सैलरी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बोनस मिलेगा तो उसकी सैलरी और बढ़ जाएगी, सैलरी और बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा। हाँ जी, इसी तरीके से मान लो दूसरा हमारा आता है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है कि किसी किसी जॉब में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय के बच्चों की फीस है वो एम्प्लॉयर देता है, किसी किसी जॉब में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों की फीस देता है, एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, फीस दे रहा है। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी दी जाएगी तो उससे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले अगर हमें मान लो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही थी तो जितनी हमारे पास कैश सैलरी थी उस कैश सैलरी से हम बच्चों की एजुकेशन की फीस देते थे, ठीक है, लेकिन अब हम फीस बच्चों की खुद नहीं दे रहे, हमें हमारे बच्चों की एजुकेशन की फीस एम्प्लॉयर दे रहा है। अब हमें अपनी सैलरी में से फीस नहीं देनी पड़ रही है तो हमारा पैसा बच गया, और वो जो पैसा बच गया उस बचे हुए पैसे से हम ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे तो हमारी रियल वेजेस बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें एजुकेशन फैसिलिटी हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है तो भी रियल वेजेस हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरह से कई बार हमें क्या होता है, हमारे ऑफिस से ही हमें फूड खाना मिलता है, सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर मिलता है, कम दर के ऊपर मिलता है, कम कीमत के ऊपर मिलता है, कम कीमत पे मिलेगा तो भी हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, पैसा बचेगा तो हमारी रियल इनकम ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से कई बार हमारा एम्प्लॉयर क्या है, वो हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, यानी कि घर देता है और किराया भी नहीं लेता। ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। हर हर जगह ये फैसिलिटी नहीं मिलती, हर ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं मिलती, किसी ऑफिस में ये फैसिलिटी मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है। जहां पर हमारा एम्प्लॉयर हमें फ्री में घर दे रहा है, ठीक है, तो इस पहले हम मान लो किराए के घर पे रह रहे थे और हम अपनी सैलरी में से किराया दे रहे थे तो हमारी क्या हो गई, मनी इनकम कम हो गई। लेकिन अब हमारा एम्प्लॉयर हमें फ्री का घर दे रहा है, हमें अपनी सैलरी में से रेंट तो पे ही नहीं करना पड़ रहा, वो हमारा पैसा बच गया, और पैसा बच गया, उस बचे हुए पैसे से हम ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे तो हमारी रियल वेजेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जहां पर हमें सप्लीमेंट्री, जिस नौकरी में हमें सप्लीमेंट्री इनकम मिल रही है, यानी कि सहायक आय प्राप्त हो रही है, जिस नौकरी में हमें सप्लीमेंट्री इनकम मिल रही है या हमें सहायक आय प्राप्त हो रही है, ये सारी सप्लीमेंट्री इनकम है कि बोनस मिल रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर फूड दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, ये सारी सप्लीमेंट्री इनकम है, सहायक आय। जहां पर हमें ये सारी सप्लीमेंट्री इनकम मिलेंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारी रियल वेजेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही वहां पर रियल वेजेस कम हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि रियल वेजेस को इफेक्ट करता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार की प्रकृति, हमारी जॉब कैसी है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारी जो जॉब है वो रेगुलर जॉब है या रेगुलर नहीं है, टेम्परेरी जॉब है, कैजुअल जॉब है। जहां पर अगर हमारी नौकरी परमानेंट है, परमानेंट है तो हमें पता है कि हमें हर महीने सैलरी मिलनी है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी रियल वेजेस ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि हर महीने इतना फिक्स्ड अमाउंट तो हमें मिलना ही मिलना है, हर महीने हम इतनी वस्तुएं तो खरीद ही सकते हैं क्योंकि हर महीने सैलरी आनी है। लेकिन जिन लोगों की सैलरी रेगुलर नहीं है, टेम्परेरी काम कर रहे हैं, यानी कि कभी उनके पास नौकरी है, कभी उनके पास जॉब नहीं है, किसी दिन उनको काम मिलता है, किसी दिन उनको काम नहीं मिलता, कैजुअल वर्कर है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उनकी रियल वेजेस क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, मान लो
15 दिन तो उनको काम मिला और महीने में बाकी 15 दिन तो उनको काम मिला ही नहीं। वो बाकी 15 दिन फिर खर्चा कैसे करेंगे? जो उन्होंने 15 दिन कमाया उसी में से ही तो बचाएंगे और बाकी के 15 दिन उसी में से वो निकालेंगे। तो कहने का मतलब है पूरे महीने में वो बहुत ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि महीने में केवल उनको 15 दिन इनकम मिलती है, 15 दिन तो उनको मिलता ही नहीं और उनको पूरे 30 दिन का खर्चा उस पैसे से करना है। पूरे 30 दिन में उन्होंने जो भी वस्तुएं कंज्यूम करनी है उतने पैसे से ही कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो ये कहलाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिनकी परमानेंट नौकरी होती है उनकी रियल वेजेस ज्यादा होती है, जिनकी परमानेंट नौकरी नहीं होती उनकी रियल वेजेस कम होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि काम के घंटे। हम देखेंगे कि हमें कितने घंटे का काम मिला हुआ है। मान लो कोई वर्कर किसी संस्था में कम घंटे काम करता है और सैलरी अच्छी ले लेता है, तो कई बार वर्कर क्या है कि उस बचाए हुए घंटे में वो किसी दूसरे ऑफिस में जाकर भी काम कर लेता है। ठीक है, एक दिन में वो एक जगह काम नहीं कर रहा, एक ऑफिस में कम घंटे काम कर रहा है और कम घंटे काम करने के बाद बाकी जो उसका बचाया हुआ समय है, बाकी जो दिन का समय है, वो किसी दूसरी ऑफिस में जाके काम कर लेता है। ठीक है, तो दो जगह से वो सैलरी ले रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी रियल इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और एक वर्कर है वो एक ही ऑफिस में काम करता है और वहीं पर 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसको 8 घंटे की जो सैलरी उसको वहां मिल रही है वो हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कि दो जगह काम कर रहा है। ठीक है, वो हो सकता है कि ज्यादा सैलरी, दो जगह काम करके ज्यादा सैलरी कमा ले। तो वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है और उतने घंटों में कितनी सैलरी ले रहा है। ठीक है, अगर व्यक्ति एक जगह कम घंटे काम कर रहा है और बाकी समय वो दूसरे ऑफिस में जाकर काम करके ज्यादा सैलरी कमा रहा है और उस व्यक्ति से ज्यादा सैलरी कमा रहा है जो व्यक्ति केवल एक ही ऑफिस में काम कर रहा है और सिर्फ 8 घंटे काम कर रहा है। जो दो जगह काम कर रहा है हो सकता है वो 8 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा है, एक ऑफिस में 4 घंटे काम कर रहा है और हो सकता है दूसरे ऑफिस में वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो उसके घंटे तो 10 घंटे हो गए और दूसरा व्यक्ति तो एक ही ऑफिस में काम कर रहा है, सिर्फ 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, उसके ऑफिस आवर्स वैसे वर्किंग आवर्स होते ही 8 घंटे, लेकिन वो दो जगह काम कर रहा है तो वो ज्यादा घंटे काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति ज्यादा घंटे काम करेगा उसकी फिर इनकम भी कंपैरेटिवली हो सकता है ज्यादा इनकम होगी, तो वो उस इनकम से ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी रियल इनकम ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वर्किंग कंडीशंस, यानी कि कार्य की दशाएं। वर्किंग कंडीशन, कार्य की दशाएं। वर्किंग कंडीशन का मतलब है अगर व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है और ऑफिस में काम जब वो कर रहा है और उसको वहां पर जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है। एनवायरनमेंट कैसे अच्छा मिला हुआ है कि वहां पर काफी सफाई है। ठीक है, जहां पर जिस संस्था में सफाई अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उस संस्था में काम करके व्यक्ति बीमार भी कम होगा, व्यक्ति बीमार भी कम होगा। ठीक है, जब बीमार कम होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब वो बीमार कम होगा तो उसका मेडिकल का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मेडिकल का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो उसके पैसे बचेंगे। और एक दूसरा व्यक्ति जो एक ऐसी संस्था में काम कर रहा है जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहाँ सफाई नहीं है, ठीक है, वहां पर व्यक्ति काम करके बीमार भी जल्दी होगा, बीमार जल्दी होगा तो उसका मेडिकल का एक्सपेंडिचर होगा, मेडिकल का एक्सपेंडिचर होगा तो उसके पास बाकी पैसा जो बचेगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा क्योंकि उसके मेडिकल के खर्चे हैं। एक व्यक्ति है जिसका मेडिकल का खर्चा आ ही नहीं रहा क्योंकि वो हेल्दी है, अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो कि एक खराब एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो उसको मेडिसिन के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, तो उसके पास जो बाकी पैसा बचेगा उस बचे हुए पैसे से कम वस्तुएं खरीद पाएगा। ठीक है, तो जो कम वस्तुएं खरीद पाएगा तो उसकी रियल वेजेस कम हो गई। तो पॉइंट ये हुआ कि वर्किंग कंडीशंस जहां पर अच्छी होती हैं, जहां एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, वहां पर रियल वेजेस ज्यादा हो जाती है और जहां पर व्यक्ति को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता वहां व्यक्ति की रियल वेजेस कम हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति फिर बीमार भी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड एक्सपेंस, यानी कि व्यवसायिक व्यय। ट्रेड एक्सपेंस या व्यवसायिक व्यय का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति कहीं पर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, हो सकता है
उस जॉब को करने से रिलेटेड उसको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे भी तो करने पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोलता है, अपना क्लिनिक खोलेगा तो क्लिनिक खोलने का खर्चा हो गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करेगा, उसका खर्चा हो गया, ठीक है। तो कई बिजनेसेस में अपना काम जब हम शुरू करते हैं तो हमें कई खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वकील है, अगर कोई व्यक्ति लॉयर है तो उसको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी किताबें परचेज करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति टीचर है, उसको अपना प्रोफेशन अपने प्रोफेशन के लिए उसको हो सकता है बुक्स भी परचेज करनी पड़ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ जॉब ऐसी होती है जहां पर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती है जहां बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं, ठीक है। मान लो व्यक्ति कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसका बिजनेस से रिलेटेड अपना कोई एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, वो तो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही, उसको कोई और अपनी तरफ से तो खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वहां पर शुरू में रियल वेजेस कम होती है। जैसे जैसे मान लो डॉक्टर है, वो जैसे मान लो वो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करेगा तो उसकी रियल वेजेस कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसके जब ये जो उसने अपना क्लिनिक खोला, उसने इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए, धीरे धीरे जब वो खर्चा निकल गया, उसके बाद तो डॉक्टर की इनकम बढ़ती ही जाती है। उसने क्लिनिक को सेटअप करने का खर्चा रिकवर कर लिया, रिकवर करने के बाद तो उसकी रियल वेजेस बढ़ती जाती है, क्योंकि डॉक्टर की तो सैलरी बहुत होती है, उनकी तो प्रैक्टिस से उनको इनकम ही बहुत मिल जाती है, ठीक है। लॉयर जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है, शुरू में उसने बुक्स को परचेज करने पे खर्चा की है, लेकिन धीरे धीरे जब वो खर्चा पूरा रिकवर हो जाता है, उसके बाद तो उनकी इनकम, अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसकी तो इनकम बहुत ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि जहां पर शुरू में बिजनेस एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उनकी शुरू में तो रियल इनकम कम हो जाती है, लेकिन बाद में उनकी रियल इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण का समय एवं व्यय। जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर उस जगह काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, काम करने के लिए अगर हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो हम ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करेंगे, ट्रेनिंग के लिए हम फीस देंगे, हमारी शुरू में तो रियल वेजेस कम हो जाएंगी, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जब हम सीखते हैं और सीख कर जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारी रियल वेजेस ज्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ट्रेनिंग के लिए हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है और हमें एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, शुरू में रियल वेजेस जरूर कम होती है, लेकिन जब ट्रेनिंग से हम जब सीखते हैं और जो हमने सीखा उससे फिर हमें जो आगे हमारी सैलरी बढ़ती है, वो सैलरी में जंप हमें काफी अच्छा मिलता है, तो हमारी रियल इनकम बाद में बढ़ जाती है, ठीक है। और एक व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग के ऊपर कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, तो शुरू में तो हो सकता है कि उसकी रियल वेजेस ज्यादा होगी, लेकिन बाद में उसकी रियल वेजेस ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो ले ही नहीं रहा, कोई नई चीज तो सीख ही नहीं रहा। जो नई चीज सीखता है उसकी रियल वेजेस आगे जाकर ज्यादा होती है, जो नई चीज नहीं सीखता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, उसकी रियल वेजेस आगे जाकर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट यानी कि परिवार के सदस्यों को रोजगार। परिवार के सदस्यों को रोजगार का मतलब ये है कि अगर किसी जॉब में किसी जॉब में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को उसकी जगह नौकरी दे दी जाती है, अगर जॉब ऐसी है तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति की रियल वेजेस ज्यादा मानी जाएगी। मान लो परिवार के कोई सदस्य जो जॉब कर रहा है उसकी डेथ होगी किसी भी रीजन से, तो वो जो एम्प्लॉयर है उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी जगह नौकरी दे रहा है, ठीक है, तो उनके घर पैसा तो आ रहा है, तो ऐसे परिवार की रियल वेजेस कंपैरेटिवली ज्यादा मानी जाएगी, उस व्यक्ति के कंपैरिजन में ज्यादा मानी जाएगी जिस व्यक्ति की जॉब में उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी उसकी जगह नहीं मिलती। मान लो उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिली ही नहीं, उसके घर और कोई कमाने वाला है ही नहीं है, तो उनकी तो फिर रियल वेजेस कम होगी। अब कमाने वाला नहीं है तो पैसा उसके पास नहीं आ रहा, उस परिवार में पैसा नहीं आ रहा, रियल वेजेस कम हो जाएगी।
तो कहने का मतलब अगर किसी जॉब में डिपेंडेंट को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो रियल वेजेस ज्यादा हो जाती है। अगर किसी जॉब में डिपेंडेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो उनकी वेजेस क्या हो जाती है, उनकी वेजेस कम हो जाती है। इसी तरह से एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें और आता है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर प्रमोशन का मतलब ये क्या है, भविष्य में उन्नति की आशा। तो जिस जॉब में फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं उनकी रियल वेजेस ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि आगे उनको प्रमोशन मिलनी है। लेकिन जिस जॉब में प्रमोशन ही नहीं है तो उनकी रियल वेजेस क्या हो जाएगी, उनकी रियल वेजेस कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताए, वो सारे फैक्टर्स बताए जो कि रियल वेजेस को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर है जो रियल वेजेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? यस मैम। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है थियरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। हमने नेक्स्ट पढ़ना है थियरीज ऑफ वेज हाँ जी, पढ़ रहे हैं हम थियरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये है थियरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। वेज को डिटर्मिन करने के कौन से सिद्धांत है? मजदूरी का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादातर जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है और डिफेक्टिव है। ठीक है, तो मजदूरी को निर्धारित करने के लिए, वेज को डिटर्मिन करने के लिए जो मेन हमने थ्योरीज पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है? पहला हमने पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। पहला हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस हमने फैक्टर प्राइसिंग में भी पढ़ी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इसमें भी पढ़ रहे हैं। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? ये दोनों थ्योरी रिजेंबल करती हैं। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है वो किसने दी है? वो टी.एच. वॉन ने दी थी। और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस ये भी टी.एच. वॉन ने दी। काफी रिजेंबल करती है, इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ ली तो इसका मतलब ये भी आपका याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। आगे मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चलेगा ये तो सेम है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस ये तो दोनों सेम है। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो पहला हमने इसमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण। दूसरा हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली यानी कि एकाधिकार में मजदूरी का निर्धारण। ये तीन पढ़ेंगे। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे और तीसरा वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली पढ़ेंगे। ये तीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस यानी कि मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये भी टी.एच. वॉन ने दिया है। ये जो मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है ये बहुत पुराना सिद्धांत है, बहुत पुराना सिद्धांत है। कैसे बहुत पुराना सिद्धांत है? ये जो मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ये किसने दिया? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को टी.एच. वॉन ने दिया है। टी.एच. वॉन ने 1833 में इस थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया है और इस थ्योरी के बारे में टी.एच. वॉन ने एक्सप्लेन किया है। टी.एच. वॉन ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द आइसोलेटेड। किताब का नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। ये किताब लिखी है टी.एच. वॉन ने। इस किताब में वॉन ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इस टी.एच. वॉन के बाद कुछ और इकोनॉमिस्ट ने भी इस थ्योरी के बारे में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। और वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं?
टीएच वोन के अलावा क्लार्क, वालरस और भी कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया? इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और दीर्घकाल की सिचुएशन, यानी कि अगर परफेक्ट कंपटीशन हो और लॉन्ग पीरियड हो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इन लॉन्ग पीरियड, दोनों बातें होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और लॉन्ग पीरियड हो, तो ऐसी सिचुएशन में मजदूरों को मजदूरी कितनी दी जाती है? मजदूरों को मजदूरी, वर्कर्स को वेजेस उनकी सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर दी जाती है। ये टीएच वोन ने बताया कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और लॉन्ग पीरियड, तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स को वेजेस कितनी दी जाएगी? उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर वेजेस दी जाएगी। ठीक है, ये टीएच वोन ने बताया है। तो अब इस थ्योरी को डिटेल में, क्योंकि कल ही हम इकट्ठा इस थ्योरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कल ही शुरू करेंगे। अब आपका टाइम हो रहा है तो इस थ्योरी को हम डिटेल से एक्सप्लेन कल करेंगे। इसको पढ़ना है आपने, ठीक है? ये फिर आज मैं आपको वही यूट्यूब में भेजूंगी, आपने पढ़ के बताना है आपको समझ में आया है नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है वो भी बतानी है। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस उनके 5 में से 0 लगेंगे, 5 में से 0 लगेंगे। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनके 10 में से, क्योंकि 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, मैंने आपको 20 नंबर की बाइफर्केशन बता दी है, ऐसे ही मार्क्स जाते हैं 20 में से। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया 10 में से 0, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका 5 में से 0 हो गया, ठीक है? या जिनकी अटेंडेंस कम है प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, 5 में से प्रोपोर्शनेट नंबर मिलेंगे। जो बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे 5 में से 0, जिनकी अटेंडेंस कम है, जितने, मान लो मैंने आपको 60 लेक्चर्स डिलीवर किए, अगर आपने 40 लेक्चर अटेंड किए, ठीक है, तो 40 लेक्चर 60 लेक्चर जो अटेंड करता है उसके 5 में से 5 हो गए। जिसने 40 लेक्चर अटेंड किए 5 में से उसी प्रोपोर्शन में आपका हो जाएगा, ठीक है? जितने परसेंटेज ऑफ लेक्चर आप अटेंड करोगे आपके 5 में से उतने नंबर मिलेंगे। फिर तीसरी बात, जो असाइनमेंट आपको दी है, जो असाइनमेंट नहीं देगा, असाइनमेंट भी 5 नंबर की है, उसके 5 में से 0 मिल जाएंगे। जो पूरे और जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है कि जो मैंने आपसे पूछा गया है उसके मुझे डायग्राम चाहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जो पूछा गया है वो डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे बतानी है। जो सारा अटेम्प्ट करेगा, अच्छा अटेम्प्ट करेगा, डायग्राम सही बनाएगा, 5 में से 5 हो जाएंगे। जो सारा अटेम्प्ट नहीं करेगा, कुछ अटेम्प्ट करेगा या सही नहीं लिखेगा, ठीक है, और अपनी एक्सप्लेनेशन अपनी लिखनी है, किताब की एक्सप्लेनेशन कॉपी नहीं करनी है। जो किताब की एक्सप्लेनेशन कॉपी करेगा तो उसके भी नंबर कम हो जाएंगे। मैंने बताया कि डायग्राम बनाकर उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, किताब की कॉपी नहीं करनी है। अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे तो पूरे 5 में से 5 मिलेंगे, किताब की नकल करोगे तो नंबर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आपने 20 में से कितने नंबर लेने हैं। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनके अपने आप ही प्रोपोर्शनेट 5 में से नंबर या तो 0 होंगे या कम होंगे। ये अब आप सोच लो कि आपने नंबर कितने लेने हैं, ठीक है? आपकी इंटरनल असेसमेंट अफेक्टेड होगी। बहुतों ने आपने वॉइस ऐप ज्वाइन तो कर लिया लेकिन क्लास भी अटेंड नहीं करते, तो अपना नुकसान खुद कर रहे हो, ठीक है? तो मैं आज की क्लास यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। कल मैं आपको बताऊंगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और फैक्टर प्राइसिंग, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, दोनों कितने रिजेंबल करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ।